शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, या फिर आप इसे कह सकते हो नेशनल स्ट्रेटजी ऑन 3D प्रिंटिंग। ये क्या है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों लॉन्च किया है, इसके पीछे का मकसद क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आज की इस वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो 3D प्रिंटर, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा और शायद आपने कभी ना कभी 3D प्रिंटर से 3D प्रिंटिंग होते हुए भी देखा होगा। तो आज की इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंटरनेट ऑफ थिंग, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आपको इंसानों से ज़्यादा रोबोट्स और 3D प्रिंटर्स देखने को मिलेंगे, जो चुपचाप सातों दिन 24 घंटे काम करते रहेंगे। वैसे मैंने इसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया है कि आने वाले दिनों में किस तरह से रोबोट्स हमारे जॉब को छीन सकते हैं और किस तरह से अभी रोबोट्स हमारे जॉब को छीन रहे हैं। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आपको इस वीडियो के एंड में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दुनिया के अलग अलग देश एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, और जो भी कंपनीज इस टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम कर रही है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बना रही है, उनको प्रमोट कर रही है, उनको इंसेंटिव दे रही है। इसी के कारण भारत ने भी नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को लॉन्च किया है। अगर मैं इस पॉलिसी का मिशन, विजन और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताऊँ तो इस पॉलिसी का मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह का है कि भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ताकि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप हो, मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट हमें इससे मिले और हम एक मेजर ग्लोबल कंपटीटर के रूप में बाहर निकल कर आए। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम क्रिएट हो, कंपनीज, स्टार्टअप्स इसके ऊपर में काम करे, नए नए MSME बने और दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में काम करते हैं वो इंडिया में आए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे, इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोले, ताकि इंडिया के लोगों को जॉब मिले और इंडिया भी इस नए टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। और इसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के तहत 2025 तक एक टारगेट सेट करके रखा है, और टारगेट कुछ इस तरह का है कि 2025 तक 5% ग्लोबल मार्केट शेयर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का भारत के पास हो, और 2025 तक $1 बिलियन का एडिशनल रेवेन्यू इंडिया के GDP में ऐड हो। 50 इंडिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप हो, 100 से ज़्यादा नए स्टार्टअप्स क्रिएट हो, बाहर निकल कर आए 100 से ज़्यादा नए स्टार्टअप्स, 1 लाख स्किल्ड मैन पावर जनरेट हो। और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब तक स्किल मैन पावर नहीं होंगे हमारे पास, तब तक हम एक मेजर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकते हैं। तो स्किल मैन पावर का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ये चीज़ सबको पता है कि स्किल मैन पावर का कितना ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना चाइना, अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ स्किल मैन पावर के ऊपर में ध्यान देते हैं। आज भी हम लोगों के कॉलेज और स्कूल्स में बस थ्योरी ही पढ़ाया जाता है, स्पेसिफिक कोर्स आज तक नहीं क्रिएट किया गया है। स्पेसिफिक कोर्स आज तक किसी भी कॉलेज वाले प्रोवाइड नहीं करते हैं किसी भी फील्ड में। ये चीज़ आप एक्सपीरियंस ज़रूर करोगे अगर आप कॉलेज में गए हो तो। और भारत के कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स के नाम पे क्या होता है ये तो आपको पता ही है। हालांकि हर एक कॉलेज सेम नहीं है, कुछ ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पे प्रैक्टिकल्स में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन उन कॉलेजेस का जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इंडिया को स्किल मैन पावर के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और स्किल मैन पावर इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो, इसके ऊपर में गवर्नमेंट को सच में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वैसे आपका इसमें क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विज़न है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या हम इस पे सक्सेस होते हैं या नहीं। अगर हम लोग ग्लोबल सिनेरियो को देखें तो हमें ये पता चलता है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का जो मार्केट वैल्यू था 2019 में वो था $13.8 बिलियन का, और रिपोर्ट का ये दावा है कि 2024 तक इसका वैल्यूएशन हो जाएगा $34.8 बिलियन का, और 2027 तक यही मार्केट वैल्यू हो जाएगा $41 बिलियन का। और फिलहाल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है इस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और अमेरिका का 36% मार्केट शेयर है इस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के मार्केट में। फिर दूसरे नंबर में आता है यूरोपियन यूनियन, इनका 26% का शेयर है, चाइना का है 14% शेयर, और भारत का सिर्फ 1.4% शेयर है। तो अगर 2025 तक सब कुछ ठीक चलता है, गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग किया है उसके अकॉर्डिंग अगर सब कुछ चलता है, तो हमारा 2025 तक 6.4% का शेयर हो जाएगा।
वैसे ये जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है ये काफ़ी ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट है। 8 से लेकर 10 साल पहले ये मेन स्ट्रीम में आया, कंपनीज इसे अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि आप इसके जो मार्केट वैल्यूएशन है इसे देखकर ही समझ सकते हो इसका जो मार्केट वैल्यूएशन है ये काफ़ी ज़्यादा कम है। ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इनिशियल स्टेज में है। अगर गवर्नमेंट सही वक्त में सही कदम उठाती है तो हम लोग इस मार्केट का जो मार्केट शेयर है ये अपने तरफ काफ़ी ज़्यादा खींच सकते हैं और हम लोग इस एमर्जिंग टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम बेनिफिट्स निकाल सकते हैं इकोनॉमी के मामले में। आप ये मत समझना कि 3D प्रिंटर से हम सिर्फ छोटे से छोटे प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। 3D प्रिंटर से हम छोटे से छोटे प्रोडक्ट्स को तो बना सकते हैं, लेकिन हम लोग बड़े से बड़े प्रोडक्ट्स को भी बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी अब इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि हम लोग मेटल फिलामेंट का इस्तेमाल करके मेटल प्रोडक्ट्स को भी 3D प्रिंटर के हेल्प से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और आपने शायद ये वीडियो तो देखा ही होगा जहाँ पे एक कंपनी 3D प्रिंटर के हेल्प से डायरेक्टली एक घर बना रही है, कमर्शियल घर बनाती है, और वो दुनिया का पहला ऐसा प्रिंटर है जो डायरेक्टली 3D प्रिंट करता है घर को। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में आप ये भी देखोगे कि 3D प्रिंटर के हेल्प से हम लोग डायरेक्टली गोल्ड फिलामेंट को यूज़ करके नेकलेस, ज्वेलरी बना पाएंगे। फिर एरोस्पेस कंपनीज भी 3D प्रिंटेड कंपोनेंट्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा 3D प्रिंटर का इस्तेमाल होता है। 3D प्रिंटर के हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो PCBs होते हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है 3D प्रिंटर्स के हेल्प से। और फिर मेडिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा 3D प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंसानों के ऑर्गन्स को डायरेक्टली 3D प्रिंटर के हेल्प से मैन्युफैक्चर किया जाता है। वैसे वो जो ऑर्गन्स होता है वो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स होते हैं, रियल ऑर्गन्स तो पॉसिबल नहीं है। तो इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। भारत अगर सही वक्त में सही कदम उठाता है तो हम लोग इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स निकाल सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में कहा है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी कम ऐसे कंपनीज है जो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट्स और मटेरियल कॉस्ट आज भी बहुत ज़्यादा है। आपको प्लास्टिक फिलामेंट्स तो बहुत इजीली मिल जाएंगे, लेकिन मेटल फिलामेंट्स या फिर गोल्ड फिलामेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। काफ़ी कम कंपनीज ऐसे हैं जो मेटल फिलामेंट्स या फिर गोल्ड फिलामेंट को डेवलप करते हैं, क्योंकि डिमांड ही कम है। और फिर जाके एक ग्लोबल स्टैंडर्ड अभी भी सेट किया नहीं गया है। अलग अलग कंट्रीज़ में आपको एक अलग अलग स्टैंडर्ड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अब ज़रूरी ये नहीं है कि सभी कंट्रीज़ के जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड है ये एक दूसरे के साथ मिले। और इन सब के कारण ही कंपनीज अभी भी इसे उतने अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रही है जितना उन्हें करना चाहिए। भारत ने भी अभी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। फिर जाके चाइना और अमेरिका ये लोग पहले से ही काम इसके ऊपर में कर रहे हैं। तो आपको आने वाले 5 से लेकर 6 साल के बाद काफ़ी ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलेगा इंडस्ट्री में। अगर हम लोग भारत के बारे में बात करें तो भारत के कई इंडस्ट्रीज़, कई स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है इनटेक एडिटिव सॉल्यूशन, और इस स्टार्टअप ने भारत का पहला मेटल 3D प्रिंटर को डेवलप किया है। इस 3D प्रिंटर के हेल्प से आप कोई भी मेटल प्रोडक्ट या फिर कोई भी मेटल इक्विपमेंट्स को प्रिंट कर सकते हो। भारत के कई स्टार्टअप्स हैं जो 3D प्रिंटर के हेल्प से क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप कर रहे हैं। और आपने शायद सुना होगा कि 2021 में एक स्टार्टअप है जिसका नाम मुझे अभी फ़िलहाल तो याद नहीं आ रहा है। उन लोगों ने एक ऐसा क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप किया है जो 3D प्रिंटेड है और इसे सक्सेसफुली टेस्ट भी किया है। अगर आप लोग गूगल में या फिर यूट्यूब में सर्च करोगे तो इसके रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे। तो हमारे स्टार्टअप्स काफ़ी ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री IISc बेंगलुरु, इन लोगों ने विप्रो के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि ये लोग भारत का पहला इंडस्ट्री ग्रेड 3D प्रिंटर को डेवलप कर सके। फिर HP ने गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि ये लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर 3D प्रिंटिंग को डेवलप कर सके। और आने वाले दिनों में आपको ऐसे यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में देखने को मिलेंगे जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में सर्टिफाइड कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का जो पॉलिसी है इसके कारण इन कंपनीज़ को, इन यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा इन्हें भी बूस्ट मिलेगा। और मुझे ये लगता है कि 2025 के बाद अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट इस नेशनल स्ट्रेटजी से आता है तो आपको आने वाले दिन में 2025 के बाद PLI स्कीम ऑन 3D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में आपको लॉन्च होते हुए इंडिया में देखने को मिलेगा। और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये आपने अभी फ़िलहाल देखा होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है और कंपनीज किस तरह से रिएक्ट कर रही है। ये देख के आप समझ ही सकते हो कि
भारत को आत्मनिर्भर बनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें अब 2025 या फिर 2024 तक ये पता चल जाएगा कि इस नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कितना ज़्यादा कारगर निकला। वैसे आपका इसमें क्या ओपिनियन है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता हूँ इस चैनल में। अगर आपको उन वीडियोस को भी देखना है तो आप ज्ञान एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट को क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।